हेलो एवरीवन, सबका बहुत बहुत वेलकम फिर से। आज हमारी ये तीसरी क्लास है। हमने ऑलरेडी 2 क्लास की है। पहली क्लास में सबसे पहले हमने देखा था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर से हमने स्टार्ट किया था, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बेसिक है, जो फंडामेंटल है, उसको हमने समझा था। और कॉम्प्लेक्स नंबर पर आने से पहले हम रियल नंबर के थोड़े से बेसिक्स से उसको समझते हुए आगे बढ़े थे, और रियल नंबर को के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करते हुए फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फाउंडेशन है उसको हमने बिल्ड किया था। और बिल्ड करते हुए उसका जो बेसिक्स है उसको समझते हुए हमने फिर सेकेंड लेक्चर में जो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, कि यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो उन सब चीज़ों को अभी हमने देखा था। हमने कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी देखा था, जहाँ पर हमने बताया था कि कॉन्जुगेट जो है वो सिंपली दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रिफ्लेक्शन है अबाउट रियल एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस। तो कॉन्जुगेट भी हमने देखा था, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इन सब चीज़ों को करने के बाद हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि हम लोग मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे, और मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका कि काफ़ी वाइड एप्लीकेशन आगे होता है, उस पर क्वेश्चंस भी कई सारे बनते हैं, तो उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज जो हमारा डिस्कशन होगा, सबसे पहले मैं सारे स्टूडेंट्स को, आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा आज पढ़ने का जो फ्लोर होगा या ऑर्डर होगा, वो सबसे पहले तो हम लोग मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इसको देखेंगे, नंबर 1। दूसरा हमारा जो हम आज टॉपिक कवर करेंगे वो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ बेस्ड ऑन मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग जो है उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के बाद हम लोग एक और टॉपिक, इसमें टॉपिक नहीं, इससे रिलेटेड ही होगा, और उसी का हम लोग एक जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी समझ लेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो आइए चलिए, 1 बाय 1 हम लोग सारे टॉपिक्स को जो है कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, एक तो हम लोग मॉड्यूलस फाइंड आउट करते हैं, यानी कि मॉड्यूलस मॉड ऑफ जेड, और इसके साथ साथ हम लोग आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, एम्पलीट्यूड को हम लोग निकालते हैं। और इसमें फिर हम लोग जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल आर्गूमेंट और जनरल जो है आर्गूमेंट निकालने का जो मेथड है उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम लोग अपना जो पहला टॉपिक है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से, उससे स्टार्ट करेंगे। तो सारे लोग, आप लोग फोकस करिएगा, और इस क्लास के एंड होते होते आपको ये सारा चीज़ जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो इसका फाउंडेशन है वो एक प्रकार से बिल्ड हो जाए, और फिर उसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें अलग अलग वैरायटी को और अच्छे से समझेंगे। क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चंस करने पे आते हैं तो क्वेश्चंस में हमको कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन पे, यानी कि जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, नहीं जो अप्रोच हमने डेवलप किया है अभी, और उस
जो उसी अप्रोच को हम अप्लाई कैसे करेंगे, यानी कि एप्लीकेशन हमारा और अच्छा तब हो पाएगा जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस टॉपिक में यहाँ पर आने से पहले सबसे पहले मैं आपको लेकर के आना चाहूँगा यहाँ पर, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, बताया भी था कि मान लीजिए कि हमारा एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हम यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को इसमें अगर हम दिखाना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 हो गया, ये सपोज मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, ये एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है Z3, और ये हमारे पास मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर Z4 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर मान लीजिए कि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर x1 प्लस i y1 है, इज इक्वल्स टू x2 प्लस i y2 है, इज इक्वल टू x3 प्लस i y3 है, एंड Z4 इज इक्वल्स टू x4 प्लस i y4। अब यहाँ पर मैंने इसको x1 प्लस i y1, x2 प्लस i y2 इस तरह से दिखाया। इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हर एक पॉइंट जो है वो उसको यूनिक, यानी कि यूनिक तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। यानी कि आर्गेंट प्लेन में हमने जो आर्गेंट प्लेन के बारे में बताया था आपको, आर्गेंट डायग्राम या कॉम्प्लेक्स प्लेन, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्लेन वो प्लेन हुआ जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर को जो हम स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में सबका एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो x, इस पॉइंट को अगर x और y कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे तो x1 और y1, सिमिलरली यहाँ पर x2 और y2, सिमिलरली यहाँ पर x3 और y3, और उसी प्रकार से यहाँ पर भी। तो यानी कि हमारा जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम रिप्रेजेंट करने लग रहे हैं यहाँ पर, तो उसका एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन है कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में, ठीक है। ये तो हम समझ गए, क्लियर है। अब आ जाओ आप लोग अगले चरण पर, चरण दर चरण हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया है z इज इक्वल टू 0 या 0 प्लस i0, एक ही बात है। इसका मतलब x भी 0 और y भी हमारे पास क्या है बच्चे, 0, यानी कि ऑरिजिन है तो हुआ ये हमारा ऑरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि x भी यहाँ पर 0 है और वहाँ पर, और जहाँ पर y भी 0 है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक और कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैंने ऐसा रिप्रेजेंट किया है a प्लस i0, अच्छा ये तो बिल्कुल रियल नंबर हो गया। हाँ तो बिल्कुल ये हमारा रियल नंबर को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा प्योर रियल नंबर हो गया बच्चे, प्योर रियल नंबर। और अगर इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर रिप्रेजेंट करें इस नंबर को, तो हम इसको a और 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर ये x को और ये y को रिप्रेजेंट करता है। आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x y को ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करते हैं, x और y, यहाँ पर ये x कोऑर्डिनेट यानी कि ये x एक्सिस और ये y एक्सिस ऑर्डिनेट, तो ये x की जगह पर a, यानी कि a तो है और y 0 है, तो a और 0 यानी कि प्योर रियल नंबर हो गया। और प्योर रियल नंबर हो गया तो ये रियल लाइन पर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। इसीलिए यहाँ पर हम अगर प्योर रियल नंबर इसको हम कह रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो ये वाला x एक्सिस वाला लाइन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रियल लाइन हो गया। तो इसको हम x एक्सिस
ना कर कर कह करके रियल लाइन भी कह सकते हैं, ये भी ठीक है। अब अगर मान लो यहीं पर अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह का दिया है Z2 इज इक्वल्स टू 0 प्लस IB। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर हाँ ये तो बिल्कुल प्योर इमेजनरी टाइप का हो गया, तो बिल्कुल ये प्योर इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि अगर इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो x y क्या हो गया, ये 0 और b, क्योंकि x 0 है और y b है, तो ये प्योर इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो इसका मतलब ये इमेजनरी एक्सिस पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि y एक्सिस के अलॉन्ग रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि y तो अगर कंपेयर करोगे आप x प्लस आई वाई स्टैंडर्ड फॉर्म से तो y यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब है ना कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योर इमेजनरी टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि x तो 0 हो गया, तो सिर्फ इमेजनरी क्वांटिटी हमको, यानी कि इस y एक्सिस के अलॉन्ग इसको हम मान सकते हैं कि हमारा इमेजनरी एक्सिस है। तो इसको हमने ले लिया इमेजनरी एक्सिस, तो हम यहाँ पर इस एक्सिस को इमेजनरी एक्सिस भी कह सकते हैं। तो कई बार आप देखोगे कि बुक में लिखा रहता है ये रियल और ये इमेजनरी, ये रियल और ये इमेजनरी, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये रियल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में या आर्गेंट प्लेन में ये इमेजनरी एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने असली जो हमारा कॉन्सेप्ट जो हमको सीखना है बच्चे उस पर। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में या आर्गेंट प्लेन में कोई भी पॉइंट हो, चाहे पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में हो, अगर मान लीजिए सपोज यहाँ पर एक पॉइंट हमारे को दिया हुआ है, तो मॉड्यूलस निकालना या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना या फिर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करना, तीनों क्या है? तीनों है डिस्टेंस, यानी कि तीनों का मतलब ये हुआ कि ओरिजिन से हमारे को क्या करना है बच्चे? ओरिजिन से हमारे को डिस्टेंस मेजर करना है, यानी कि हमारे को ओरिजिन से उस पॉइंट का, जिस पॉइंट को हमने लिया है, ये मान लीजिए हमने पॉइंट भी ले लिया, तो इस पॉइंट तक का हमारे को डिस्टेंस मेजर करना है, ये डिस्टेंस। तो जैसे आप जानते होंगे कि जैसे मान लीजिए हमने रियल नंबर सिस्टम में हमने ले लिया कोई, हम नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 5 ले लिया हमने, है ना, हमने ले लिया 5, और रियल नंबर सिस्टम में हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5 से। तो मान लीजिए यहाँ पर 0 है, सपोज 0 है, मान लीजिए यहाँ पर हमने 0 ले लिया, 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5 क्या होगा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस ही तो हुआ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ही तो हो गया, ये डिस्टेंस ही क्या हुआ? ये डिस्टेंस ही हमारा जो है ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, या इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया, या इसका मॉड्यूलस हो गया। यानी कि रियल नंबर सिस्टम में ओरिजिन से लेकर के जो हमारे को नंबर दिया हुआ है, उस नंबर का डिस्टेंस ही क्या होता है? उस नंबर का डिस्टेंस ही तो हमारा मॉड्यूलस है या एब्सोल्यूट वैल्यू है। उसी प्रकार से इन अ सिमिलर फैशन, जो अगर हमको कॉम्प्लेक्स प्लेन में, आर्गेंट प्लेन में अगर हमको मॉड्यूलस की बात करनी है या एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करनी है, इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस को मेज़र करना। और अगर डिस्टेंस को मेज़र करने की अगर मैं बात करूँगा तो ये तो रियल लाइन है और ये इमेजनरी है। अगर मैं यहाँ पर बच्चे इसको ड्रॉ करूँगा इसे इस प्रकार से, तो आप देख सकते हो इजीली यहाँ पर कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल ही तो फॉर्म हो रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल ही फॉर्म हो रहा है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, ये ओपी हो गया, ओपी डिस्टेंस। ये हमारा x को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आप, ये चूंकि हाइपोटेन्यूस हो गया OP, तो OP इज नथिंग बट ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में x और y के फॉर्म में है, तो इस OP को आप, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा z है, ये z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई
एक्स प्लस आई वाई। तो इसमें हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, इसका हम मॉडुलस निकाल रहे हैं, यानी कि इसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू कहने का मतलब ये हुआ कि ओरिजिन से जो ये पॉइंट है इस पॉइंट तक के बीच की दूरी, यानी कि डिस्टेंस, यानी कि मॉडुलस अगर हम निकालना चाहें तो यानी कि इसका ये हाइपोटेनस हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते ही हो कि इसका हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, मॉडुलस ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे को इस तरह से दिया रहे, सपोज मान लीजिए z इज इक्वल टू सपोज i दिया हुआ है, इसका मतलब z इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू आई, यानी कि हम निकाल सकते हैं कि मॉड z मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू रूट अंडर 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि 1। अगर मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ रहता है z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि मॉड z यानी इसका मॉड, और इसका मॉड कहने का मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 16 इज इक्वल टू रूट अंडर 25, यानी कि 5। तो ये हमारा मॉडुलस हो गया या एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया। मॉडुलस को आप एब्सोल्यूट वैल्यू के नाम से भी जान सकते हो, एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और एक चीज़ और ध्यान रखोगे आप कि जब भी हम लोग मॉडुलस निकालेंगे तो कभी भी ये नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ये एक डिस्टेंस है, ये एक मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यू है, और एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा एक रियल पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगा, एक रियल पॉजिटिव नंबर ही होगा। सपोज z इज इक्वल टू मान लीजिए -7i है, इसका मतलब z इज इक्वल टू 0 प्लस -7 इंटू आई, तो मॉड z आप निकालोगे, मॉड z इज इक्वल टू रूट अंडर 0 स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से रूट अंडर 49 -7 का स्क्वायर 49, यानी कि यहाँ पर हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही, पॉजिटिव रियल नंबर ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, मॉडुलस की हम बात कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस पे हम बेस्ड प्रॉब्लम की भी बात करेंगे, और फिलहाल हम इसके मॉडुलस के जो प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, उस इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते जा रहे हैं, और आप लोग ज़रूर लिखिएगा कहाँ पर आपको कोई डाउट है या फिर कोई मतलब कि कन्फ्यूजन की स्थिति है आपके लिए, तो आप ज़रूर उसको लिखिएगा, तो मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ कहाँ पर मुझे ध्यान देना है, और मतलब किस कॉन्सेप्चुअल पार्ट को हमको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर करने की ज़रूरत है, और किस टाइप के मतलब किस सेगमेंट्स के प्रॉब्लम को हमको पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप लोग ज़रूर जो फीडबैक है उसको मेंशन कीजिएगा, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। तो फिलहाल हम लोग आ जाएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास z, यानी कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि मॉडुलस कर दे किसी दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का, और तब हम उसका अगर मॉडुलस निकालें कॉन्जुगेट करने के बाद, तब भी वो इक्वली होगा। बिल्कुल जैसे मान लीजिए कि एक x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसका अगर कॉन्जुगेट लेना हो तो क्या करोगे आप, इमेजनरी पार्ट को नेगेटिव साइन के साथ ले लोगे आप, तो x माइनस, क्योंकि रिफ्लेक्शन होता है अबाउट रियल एक्सिस, तो माइनस आई वाई। अब आप रियल पार्ट का स्क्वायर कर रहे हैं और आप इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर कर रहे हैं, तो रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट अगर नेगेटिव भी होगा तब भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा। तो इसीलिए यानी कि कॉन्जुगेट
का अगर मॉडुलस लेंगे तब भी वो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के इक्वल ही होगा। दूसरा हमारा प्रॉपर्टी, ये सिंपल प्रॉपर्टी है लेकिन प्रॉब्लम में हमारे को काफ़ी इसका एप्लीकेशन होगा। तो Z1 मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2, थर्ड मॉडुलस ऑफ Z टू द पावर n का मॉडुलस इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ Z टू द पावर n। ठीक है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे हम काफ़ी अभी ध्यान देंगे, काफ़ी अच्छे से इसको समझेंगे कि अगर मान लीजिए मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, मॉड ऑफ Z2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली भी अच्छे से अभी क्लियर करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि इसको कैसे हमें समझना है, इसको यानी कि इसका एक जो अप्रोच है वो कैसे हम डेवलप करेंगे। तो देखिए, इसको हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट में समझते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा एक थ्योरम। इस थ्योरम को सबसे पहले तो हम इसको जानते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी से भी, है ना। अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम क्या होता है आप जानते हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम, इनइक्वालिटी थ्योरम सेज, ये हमारे को क्या कहता है कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स। अभी मैं बता रहा हूं तो आप में से बहुत को ये रिकॉल हो जाएगा क्योंकि सबने ये थ्योरम पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, या अगर मान लीजिए आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो अभी भी जो हम इसको एक ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट में समझेंगे तो वहाँ से आपको ज़रूर अच्छे से इसकी क्लैरिटी आपको डेवलप हो जाएगी। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल is greater than the third side of a triangle, यानी कि हमारे को ये थ्योरम, ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम, ये कहता है बच्चे कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स, यानी कि दो साइड्स का सम जो है किसी ट्रायंगल का, वो थर्ड साइड के जो है उसके लेंथ से बड़ा होता है, यानी कि जो है उससे ज़्यादा होता है। तो अगर ये हमने स्टेटमेंट तो लिख दिया, इसको हम अभी समझ लेंगे। अब देखिए, मैं ट्रायंगल के माध्यम से ही इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये सपोज हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, ABC। तो हमारे को इस थ्योरम के मुताबिक हम आसानी से देख सकते हैं कि इसका कहने का सेंस तो यही है, A प्लस B, यानी कि दो साइड्स का सम तीसरे से बड़ा है, यानी कि दो साइड्स का सम तीसरे से बड़ा है, दो साइड्स का सम तीसरे से बड़ा है, यही तो है। यानी कि इनइक्वालिटी फॉलोज, है ना। यानी कि ट्रायंगल के होने के लिए इस ट्रायंगल का जो साइड लेंथ है बच्चे ABC, यानी कि साइड लेंथ ABC है, तो किसी दो लेंथ का सम तीसरे से बड़ा होगा। A प्लस बी ग्रेटर देन C, A प्लस सी ग्रेटर देन B, B प्लस सी ग्रेटर देन A, और ये इनइक्वालिटीज फॉलो होगा तभी ये थ्योरम सेटिस्फाई होगा, तभी ये थ्योरम ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम सेटिस्फाई होगा, और सेटिस्फाई होगा तभी गिवन साइड लेंथ का ट्रायंगल जो है वो बनना संभव हो सकता है, वो बनना पॉसिबल हो सकता है, ठीक है।
अब देखिए थोड़ा सा और इसको एग्जामिन करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ जब इसको हम देखेंगे तो हमको इसका पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 केसेस ले लिए हैं। सपोज पहला हमने ले लिया है बच्चे यहाँ पर, सपोज मान लीजिए कि a बराबर 3 है, b इज इक्वल टू 4 है, c इज इक्वल टू 5 है। तो क्या इन तीनों ये हमारा साइड लेंथ है? तब तक आप इसके बारे में सोच सकते हैं, साइड लेंथ है। ये हमारा दूसरा एक ट्रेंगल है, दूसरे ट्रेंगल का हमने साइड लेंथ दिया है, जहां पर हमने दिया है a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 10। ठीक है, यहां पर हमने आपको दिया है 5, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 12, c इज इक्वल टू 13। और यहां पर हमने दिया है a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 12 एंड c इज इक्वल टू आप ऐसे ले लीजिए, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 9 एंड c इज इक्वल टू 18। अब इन चारों में अगर हम एग्जामिन करेंगे तो क्या इन चारों में दिए हुए साइड लेंथ को लेकर के क्या ट्रायंगल बनना पॉसिबल है? तो हम बिल्कुल एग्जामिन कर सकते हैं इस ट्रायंगल इनइक्वालिटीज को यहाँ पर वेरीफाई करा करके। इफ इनइक्वालिटीज वेरीफाइड, यानी कि ये अगर ये इनइक्वालिटीज यहाँ फॉलो हो जाता है, इसका मतलब ट्रायंगल बनना, यानी कि ट्रायंगल जो है वो बनना संभव है। ट्रायंगल का फॉर्मेशन जो है स्टूडेंट्स सिर्फ यहाँ पर पॉसिबल होगा इन केसेस में। तो यहाँ अगर हम इसको एग्जामिन करें तो a प्लस बी यानी कि 3 प्लस 4 इज ग्रेटर देन 5। तो ठीक है, बिल्कुल 4 प्लस 3 इज ग्रेटर देन 4 प्लस 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 5 प्लस 3 इज ग्रेटर देन 4। बिल्कुल तीनों में पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल, यानी कि इस दिए हुए साइड लेंथ से ट्रायंगल का फॉर्मेशन संभव है, पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एग्जामिन करते हैं तो a प्लस बी यानी कि 9 प्लस 8 इज ग्रेटर देन 10। बिल्कुल ठीक है। फिर हम देखें ज़रा तो 9 प्लस 10 ग्रेटर देन 8। ठीक है, और 10 प्लस 8 इज ग्रेटर देन 9। हाँ बिल्कुल, ये भी करेक्ट है, यानी कि इस दिए हुए साइड लेंथ से भी ट्रायंगल का बनना पॉसिबल है। यहाँ पर अगर हम देखें बच्चे तो a प्लस बी यानी कि 5 प्लस 12 इज ग्रेटर देन 13। ठीक है, 5 प्लस 13 इज ग्रेटर देन 12 एंड 12 प्लस 13 इज ग्रेटर देन 5। बिल्कुल, इसका मतलब कि दिए हुए साइड लेंथ से, ये जो साइड लेंथ दिया है a b और c, इस दिए हुए साइड लेंथ से ट्रायंगल बनना पॉसिबल है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये भी हमारा यहाँ पर भी इनइक्वालिटीज हमारा बच्चे फॉलो हो रहा है, जो हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम अभी हमने देखा था। और यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर 6 प्लस 9 इज ग्रेटर देन, क्या ये ग्रेटर देन 18 है? नहीं, ये ग्रेटर देन 18 नहीं है, ये तो लेस देन 18 हो गया। इसका मतलब ट्रायंगल के दो साइड्स का सम तीसरे से छोटा हो गया। तो क्या यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वालिटीज फॉलो हुआ? ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम वायलेट्स, यानी कि यहाँ पर ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम वायलेट कर गया, यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम, ये इनइक्वालिटी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुआ। डज नॉट सेटिस्फाई। सो हम ये कह सकते हैं कि इस केस में, यानी कि जब हमारा साइड लेंथ a इज इक्वल टू 6, 9, b इज इक्वल टू 9 और c इज इक्वल टू 18 है, तो इसका मतलब इस साइड दिए हुए साइड लेंथ से ट्रायंगल का फॉर्मेशन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम है ये यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो थ्योरम था, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
तो अब हम एक जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था उसमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, हम लोग उस पे आ जाएंगे और उसको हम लोग अब समझ लेंगे। तो आपको एक ज्योमेट्रिकल जो है एक अप्रोच आपको एक आ गया, तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में वो आसानी से आएगा। और आप जो कनेक्शन है यानी कि इंटरकनेक्शन जो है होता है टॉपिक का मैथमेटिक्स में, उसको आप डेवलप कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है यहाँ पर, ये हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ से इसको हम मीट कर रहे हैं कि इसके पैरेलल ही एक हम यहाँ पर ले रहे हैं। और यहाँ पर हम इसके पैरेलल ले रहे हैं यहाँ पर। ये हमारा हमने यहाँ पर Z1 ले लिया है, ये Z2 ले लिया है, और ये Z1 प्लस Z2 है। ये Z1 का मैग्नीट्यूड हो गया, ये Z2 का मैग्नीट्यूड है, यानी कि मॉडुलस है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये हमारा ओरिजिन है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, आप देख सकते हो कि OZ1 और Z1 प्लस Z2, OZ2 और Z1 प्लस Z2। तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इस ट्रायंगल में भी, और ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इसमें भी OZ2 और Z1 प्लस Z2 ये वर्टिसेस है, ये वर्टेक्स है। और यहाँ पर भी OZ1 और Z1 प्लस Z2 ये हमारा वर्टिसेस हो गया। यानी कि इन द गिवन triangle with vertices O, Z1, Z2 and Z1 plus Z2 इन द गिवन ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल ये वाले ट्रायंगल में आप देख सकते हो, और ये वाले ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में जो हमारा वर्टाइसेस है O है, Z1 है, Z2 है और Z1 प्लस Z2 है। तो इसके साथ हम अगर इन दोनों ट्रायंगल के को एनालिसिस करते हुए अगर हम देखें, जैसा कि हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम में देख भी लिया है, और जो हमने मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ में देखा था, तो यहाँ से हम अब बिल्कुल इसको हम अप्रूव कर सकते हैं उस कॉन्सेप्ट के थ्रू जो अभी हमने देखा है कि बिल्कुल Z1 प्लस Z2 का मॉड यानी कि मैग्नीट्यूड जो होगा वो लेस देन क्या होगा बच्चे, वो लेस देन और इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 होगा। यही हमने अभी देखा था। यानी कि इस ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। आगे जब इसका न्यूमेरिकल यानी कि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे, तो उसमें जब इसको हम अप्लाई करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, तो हमको और बेटर क्लैरिटी हमको डेवलप होगा उसमें। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये इस प्रॉपर्टी का एक ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस जो है आपको समझ में आया होगा। अब हम जो है मूव ऑन करेंगे स्टूडेंट्स पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। पोलर रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उससे पहले मैं एक और डिस्कस करना चाहूँगा। अगर मान लीजिए कि हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन गिवन है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन गिवन है और ये रियल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है जैसा हमने इसके बारे में बताया था, और इधर वाई एक्सिस के लॉन्ग हमारा इमेजनरी
एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजनरी एक्सिस है इधर, यानी कि ये रियल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इमेजनरी लाइन को, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, आर्गेंट प्लेन है। तो मान लीजिए कि हमारा इसमें एक हमारे को पॉइंट, ये मान लीजिए हमारे को पॉइंट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, और ये एक हमारे पास यहाँ दिया हुआ है Z2। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमको ये मेजर करना है, सपोज हमारे को ये मेजर करना है, यानी कि ये फाइंड आउट करना है, तो ये फाइंड आउट मान लीजिए कि Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस IY1 है, और Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस IY2 है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए Z1 माइनस Z2 हम परफॉर्म करेंगे, यानी कि ज्योमेट्रिकली भी हम देख सकते हैं कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम डिफरेंस लेते हैं, यानी कि Z1 माइनस Z2 जो है, ये इस डिस्टेंस को, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, यानी कि ये जो लाइन है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम Z1 और Z2 का दोनों का डिफरेंस लेंगे। इसको आप R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या कोई दूसरी, यानी कि किसी और हम क्वांटिटी से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली हम डिस्टेंस, यानी ये जो हम देख रहे हैं कि Z1 और Z2 का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो हमको ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये हमारे को मिल जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखना चाहो तो Z1 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो हम यहाँ पर मॉडुलस की बात करेंगे, यानी कि x1 रियल पार्ट्स में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चे रियल पार्ट को, और इमेजनरी पार्ट में से इमेजनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो x1 माइनस x2, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का अंडर रूट, ठीक है। ये हमारा हो गया Z1 माइनस Z2, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। रियल पार्ट में से मैंने रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट किया है, और इमेजनरी पार्ट में से इमेजनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट किया है। मैंने बताया था कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रियल पार्ट में हम रियल पार्ट को ऐड करेंगे, और जो इमेजनरी पार्ट है उसमें इमेजनरी पार्ट को ऐड करेंगे। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस पर हम लोग आते हैं, और वो है हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन। आज हम लोग यहाँ तक जो है कंक्लूड करेंगे, और उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ प्रॉब्लम पर भी आएंगे और उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग जब भी कभी अगर हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इन सब, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए तो रेक्टेंगुलर सिस्टम, अच्छा रेक्टेंगुलर सिस्टम हम बच्चे किसको कह रहे हैं, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का हमारा दो हमारा जो है रिप्रेजेंटेशन का टेक्निक है। एक तो हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और दूसरा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चा किसमें, बच्चे पोलर फॉर्म में। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन का टेक्निक एक हुआ हमारा पोलर फॉर्म, और दूसरा रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी हम लोग रियल एंड इमेजनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इमेजनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और पोलर फॉर्म में भी हम लोग रियल और इमेजनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, इसका रिप्रेजेंट का तरीका, टेक्निक, यानी कि जो मेथड है, जो तरीका है वो इससे अलग है। और रेक्टेंगुलर फॉर्म तो आप जानते ही हो, यानी कि एक रियल और दूसरा इमेजनरी पार्ट रहेगा, यानी कि x प्लस IY के फॉर्म में,
z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे 3 + 4i है, -2 - 4i है ना, इस तरह से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ये हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म है। यानी कि रेक्टेंगुलर फॉर्म का कहने का मतलब ये हुआ कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्लेन में या आर्गेंट प्लेन में हर एक पॉइंट पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो उसका एक यूनिक पॉइंट है, यानी कि यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। और उस यूनिक पॉइंट पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वही हमारा फॉर्म क्या है, वही रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म है। और जब पोलर फॉर्म की बात करेंगे तो पोलर फॉर्म का अभी हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं उसको आइए हम लोग सीखते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पोलर फॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि सबसे पहले मैं इसी को देख लेता हूं, हम लोग इसी को देख लेते हैं कि वाई वी नीड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में हम लोग इसलिए व्यक्त करते हैं क्योंकि जब हमको रूट्स के बारे में बात करना है, रूट्स के बारे में एनालिसिस करनी है, पावर्स के बारे में एनालिसिस करनी है, मल्टीप्लिकेशन के बारे में मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करना है, तो उन एस्पेक्ट में, उन कैलकुलेशंस में जो हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा ईजियर है। यानी कि जब हम एडिशन परफॉर्म कर रहे थे, जब हम सिंपल सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे थे, डिफरेंस ले रहे थे, उस वहाँ तक के लिए तो रेक्टेंगुलर सिस्टम हमारे लिए सही था क्योंकि हम रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड कर रहे थे, इमेजरी पार्ट में इमेजरी पार्ट को ऐड कर रहे थे या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो वहाँ तक तो बहुत ही ईजी था हमारे लिए। पर जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर हम पावर का कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं या फिर हम रूट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इन सब तरह की जो कैलकुलेशंस हम करने लग रहे हैं तो वहाँ पर हमारे लिए पोलर रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा इजी है। और वो कैसे होगा, वो कैसे इजी है आपको क्लियर भी होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि फॉर इन ऑर्डर टू परफॉर्म multiplication comma power and roots of a complex number polar representation is easier as compared to rectangular form of रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये तो एक बेसिक चीज़ हो गई। लेकिन अब हाउ वी रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म, मेन एस्पेक्ट तो ये है, मेन पॉइंट तो हमारे लिए ये है। ठीक है, अब हम उसी पर आ रहे हैं और उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये हमारा रियल एक्सिस है, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है बच्चे। ठीक है, अब हमने कहा यानी कि ये एक्स एक्सिस है,
ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि ये हमारा मान लीजिए एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक हमारा यूनिक पॉइंट है। इसको हम एक्स वाई प्लेन में यानी कि एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन है। इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में सिस्टम में हम लोग एक्स और वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा ले लेता हूँ। हमने यहाँ एक और लाइन ड्रॉ की है। ये हमारा क्या हो गया बच्चे, अब इसको आपको ध्यान से समझना है। ये हमारा क्या है, एक पोल है, ये हमारा पोल है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन और इनिशियल लाइन है, ये हमारा क्या है, इनिशियल लाइन है। और इस पोल से हमने इसको ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया, ये हमारा इनिशियल लाइन है। अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर रहे हैं बच्चे कि इसी को हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको हम रोटेट करवा रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर कि जब हम इसको रोटेट कराएंगे और रोटेट करा करके एट सम एंगल, इसको जब हम रोटेट कराएंगे, यही एंगल हमारा क्या है, थीटा है, यही एंगल हमारा थीटा है। और ये पोल हो गया हमारा, ये पोल हो गया। और इसी एंगल को जो हम यानी कि यही लाइन को हम रोटेट करा रहे हैं, है ना। इसी पॉइंट को मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो हमारा पैरामीटर हो गया, यानी कि एक हमारा पैरामीटर यहाँ थीटा हो गया, ठीक है ना, और दूसरा पैरामीटर हमारा ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। यहाँ पर जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है इन फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई है, जहाँ पर एक्स रियल पार्ट यानी कि एक्स जो है हमारा ये रियल पार्ट है और वाई जो है हमारा इमेजनरी पार्ट है। और अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में देखें तो ये हमारा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इस पॉइंट को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्म में दिखा रहे हैं। और अगर हम डिस्टेंस भी कैलकुलेट करेंगे तो हम एक्स और वाई एक्सिस के टर्म्स में ही कैलकुलेट करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चे कि इन दोनों को सुपर इम्पोज करा रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं, सुपर इम्पोज पोलर एक्सिस, क्योंकि ये हमारा क्या है, पोलर एक्सिस है, ये हमारा पोलर एक्सिस है। और ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस है। सुपरिम्पोज पोलर एक्सिस ऑन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब हम इसको इस पर सुपर इम्पोज कर देंगे, यानी कि आपस में इसको इसके साथ सुपर इम्पोज कर देंगे, तब हमारा बच्चे फॉर्मेशन कैसा बनेगा जरा देखिए आप। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, तब कैसा फॉर्मेशन बनेगा। यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ऊपर हमने इस पोलर एक्सिस को सुपर इम्पोज कर दिया, ठीक है। तो अब जो हमारे पास ये फॉर्मेशन बना, आप देखिए, ठीक है। यहां पर जो हमारे पास ठीक है, ये हमारा पॉइंट P जो हमने लिया हुआ है, ये हमारा एंगल थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हमने यहाँ पर मूव करवाया था, इस यानी कि इस पॉइंट को, इस लाइन को जो हमने मूव कराया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
ठीक है। तो ये हमारा पोलर एक्सिस हो गया, यानी कि हमारा ओरिजिन हो गया, और इसी ओरिजिन पर ये पोल आ गया, क्योंकि सुपर इम्पोज करवाया हमने, तो सुपर इम्पोज करवाया तो इसी ओरिजिन पर हमारे ये पोल आ गया, और थीटा एंगल से हमने इसको यहाँ पर मूव किया है इन टुवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब यहाँ पर हमारा, आप ध्यान दोगे तो इन पोलर रिप्रेजेंटेशन, इन पोलर, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, इन पोलर रिप्रेजेंटेशन, इन पोलर रिप्रेजेंटेशन, इन पोलर रिप्रेजेंटेशन वी हैव टू पैरामीटर्स, वी हैव टू पैरामीटर्स। और टू पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? पहला मैग्नीट्यूड, और दूसरा हमारे पास आर्ग्यूमेंट, या हम एंगल भी कह सकते हैं, एंगल है ना, मैग्नीट्यूड और दूसरा एंगल। तो ये तो हम समझ गए कि जैसे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, यानी कि रेक्टेंगुलर सिस्टम में जब हम रिप्रेजेंट करते थे, तो रेक्टेंगुलर प्लेन में हमारे को दो पैरामीटर थे, एक्स और वाई, यानी कि रियल और इमेजनरी पैरामीटर थे। उसी तरह से यहाँ पर हम पोलर रिप्रेजेंटेशन में देख रहे हैं कि एक हमारा मैग्नीट्यूड है, दूसरा आर्गुमेंट है, यानी कि एंगल है। एक तो हमारा ये डिस्टेंस जो होगा ये हमारा मैग्नीट्यूड होगा, एक तो हमारा मॉडुलस है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और दूसरा हमारा एंगल है, यानी कि आर्गुमेंट है। तो ये हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर पैरामीटर थोड़ा अलग है। अब अगर हम इसके कैलकुलेशन की बात करेंगे, कैलकुलेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो हम देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा डिस्टेंस है, जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ही हमने पोलर एक्सिस को सुपर इम्पोज किया था, तो ये हमारा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो ये हमारा एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है, इसको हम आर मान सकते हैं। तो हमारा एक्स एक्सिस, यानी कि यहाँ पर हमारा ये एंगल थीटा है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हमने पोलर एक्सिस को, इस एक्सिस पोलर एक्सिस को हमने मूव करा था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये थीटा एंगल हमारा है। तो अगर हम यहाँ पर रिलेशन स्टैब्लिश करें, यानी कि हाइपोटेन्यूस और इस परपेंडिकुलर में अगर हम रिलेशन स्टैब्लिश करें बच्चे, तो अगर हम यहाँ पर साइन थीटा अगर लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, तो वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, ठीक है। और अगर x के बारे में देखोगे तो x और r के बीच में रेशियो लगे तो कोसाइन का रेशियो आएगा, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो x अपॉन r, तो cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r, तो x इज इक्वल टू r cos थीटा, तो x क्या हो जाएगा, r cos थीटा, ये हमारे को यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब हमने देखा कि x मिल चुका है और y मिल चुका है हमारे को, तो क्या हम r नहीं निकाल सकते? ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, तो क्या हम जो हाइपोटेन्यूस है वो निकाल नहीं सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आर स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर क्या है आपका, आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा, आर साइन थीटा का स्क्वायर, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आर स्क्वायर यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से हमने देखा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है,
तो हमने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमारे को मिल गया। यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यही तो है। और अगर आर का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और यही तो हमारा मॉडुलस भी था, यही हमारा मॉड जेड था। तो बिल्कुल हमने जो है रिलेशन यहाँ पर इस्टेब्लिश किया, ठीक है, कि जो हमने मॉडुलस कैलकुलेट किया था वो जो है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि पोलर एनालिसिस करके भी, पोलर रिप्रेजेंटेशन का एनालिसिस कर कर भी हमने ये चीज़ को अभी यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप और एनालिसिस करोगे तो आप देख पा रहे हो कि हमारे जैसे आप z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखते थे, आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, तो आप उसी तरह अगर पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहो तो x यानी कि r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा, यानी कि r अगर हम कॉमन ले लेते हैं बच्चे तो cos थीटा प्लस आई sin थीटा, ये हमारा पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया। कई बार इसको z इज इक्वल टू आर सिस थीटा भी कहते हैं, है ना, तो यानी कि c cos हो गया, है ना, और s से साइन, तो कई बार इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं कई सारे बुक में, लेकिन ठीक है, मेन हमको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि z इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यानी कि ये हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन हुआ कि पोलर फॉर्म में, ये तो हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में जहाँ पर x और y के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन जब हमने रिलेशन अभी देखा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म को पोलर x यानी कि पोलर वाला जो फॉर्म था उसको जब हमने कार्टेशियन फॉर्म के ऊपर सुपर इम्पोज किया, और जब उसको हम उसका डिटेल एनालिसिस करके हमने देखा सुपर इम्पोज करने के बाद, तो हमको बिल्कुल ये हमारे को पोलर रिप्रेजेंटेशन मिल गया। पोलर रिप्रेजेंटेशन में हमने यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया, और वो है z इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और मैग्नीट्यूड जो है यानी कि जो मॉडुलस है वो हमने निकाला, और वो वही आया है आर इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आज हम यहीं तक अपना लेक्चर को हम लोग रखते हैं और यहीं पर कंक्लूड करते हैं। आई होप कि पूरा ये जो एनालिसिस है आपको समझ में आया होगा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम भी आपको समझ में आया होगा। तो आज हम लोग प्रॉब्लम तो डिस्कस नहीं किए, और लेकिन हमने पोलर जो है रिप्रेजेंटेशन समझ लिया और मॉडल्स वगैरह समझ लिया है। एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर लेंगे हम, एक मिस हो रहा था, मैग्नीट्यूड की हमने तो बात कर ली, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में, यानी कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम लोग जैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेट यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ हमारा आर्गूमेंट छूट गया था। आर्गूमेंट को हम लोग बच्चे देख लेते हैं। आर्गूमेंट हमारा कैसे हम निकाल सकते हैं, एक यहीं पर अगर आप देख लो, ये हमारा जो है, अगर हम थीटा को एनालाइज करना चाहें, थीटा का फाइंड आउट करना चाहें वैल्यू, तो किसके बीच में आप रिलेशन देखोगे, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में, तभी तो आप टेंजेंट का रिलेशन ड्रॉ कर पाओगे। टेंजेंट यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लेना पड़ेगा हमको। या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, इसको आपने ले लिया 1, x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, इसको ले लिया आपने 2, है ना। और अगर आप मान लो डिवाइड कर देते हो, डिवाइड इक्वेशन, डिवाइड सीधे मैं लिख रहा हूँ, डिवाइड 1 बाई 2, तो क्या हो जाएगा, y अपॉन x इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो थीटा इज इक्वल्स टू
tan इनवर्स y अपॉन x, ये हमारा थीटा हो गया। और जो थीटा हुआ यही हमारा क्या है बच्चे, आर्गुमेंट है। थीटा इज नोन एज आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो यहां पर हमारे को कौन कौन से पैरामीटर मिल गए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो मैं लिख रहा हूं इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे को जो यहाँ पर पैरामीटर मिले कौन कौन से हैं, आर और थीटा। आर यहाँ पर क्या है बच्चे, मैग्नीट्यूड है या एब्सोल्यूट वैल्यू है, या फिर जो है वो हमारा मॉड्यूलस है, ये भी कह सकते हैं। वो मैग्नीट्यूड हो गया, यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, ये मैग्नीट्यूड हो गया हमारा। और थीटा जो हो गया वो हमारा आर्गुमेंट हो गया, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा पैरामीटर आर और थीटा हो गया। और रेक्टेंगुलर सिस्टम में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा एक्स और वाई है, जहाँ पर एक्स हमारा रियल पार्ट है और वाई इमेजनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप ये पूरा डिस्कशन, आज का ये पूरा एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से इंटरकनेक्टिंग लगा होगा, क्योंकि इसी तरीके से हम इंटरेस्ट भी डेवलप कर पाते हैं। हमारा जो इंटरलिंकेजेस से जो क्लैरिटी है वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप होता है, और हम काफ़ी इन डेप्थ टॉपिक को जो है एनालाइज कर पाते हैं, और एक हमको एक टॉपिक में एक सिंसियरिटी भी डेवलप होता है, और एक इंटरेस्ट भी जो है हमारा उसमें डेवलप होता है। अगर हम बिल्कुल ऊपर से और हम सिर्फ सिंपल चीज़ों को करते हुए चले जाएंगे और एक दूसरे में कनेक्शन नहीं इस्टेब्लिश करेंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट के बीच में कनेक्शन को अगर नहीं देखेंगे हम, तो हम फिर बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाएंगे। और यही हमारा प्रयास है कि थोड़ा सा एक अलग डिफरेंट अप्रोच को लेकर के चलें, और उसका हमको जो है हमको बेनिफिट मिले, और हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है वो भी जो है थोड़ा सा इन्हांस हो, और हम अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ा पाएँ, और डिफरेंट अप्रोचेस हम डेवलप कर पाएँ। तो हमारा ये और जो लेक्चर्स है वो अभी कंटिन्यू रहेगा, और आपको कहीं भी अगर इसमें डाउट है, अगर आपको समझ में कोई चीज़ नहीं आया तो आप ज़रूर लिखिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें मैं और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, और क्या मैं जो है इसमें वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ। तो मेरा हमेशा कोशिश वही रहेगी कि हम कैसे जो है ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सके, ज़्यादा वैल्यू हम प्रोवाइड कर पाएँ आप लोग को, स्टूडेंट को। और थैंक यू एवरीवन। आज ये 3rd लेक्चर है हमारा, और धीरे धीरे 1 बाय 1 हम चीज़ों को और हम स्ट्रीमलाइन करेंगे, और हम डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उसको भी हम कवर करेंगे। तो आई होप आज का आपको लेक्चर बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर तक तो हमने देख ही लिया है, और फिर इसके बाद हम प्रॉब्लम्स पर भी आएंगे, और वैराइटीज़ ऑफ प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे। और आप लोग भी बताइएगा कि और कौन कौन से टॉपिक आप जो है क्लियर करना चाहते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, और आज हम यहीं कंक्लूड कर रहे हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।